ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर सेकेंड ईयर वालों के लिए है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 7A एलिमेंट्स। आज हमारी डिस्कशन ग्रुप 7A एलिमेंट्स के बारे में है। तो ग्रुप 7A एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो आपको पता है कि इट इंक्लूड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिक। ये 5 मेंबर्स ग्रुप 7 के हैं और इन ग्रुप 7 के मेंबर्स को एक और नाम दिया जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज हैलोजेंस। सबसे मतलब आप कह सकते हैं वन ऑफ द कॉमन ग्रुप है जिसके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन होती है। हैलोजेंस का मतलब है सॉल्ट फार्मर। तो अगर आप इसको देखें इन एलिमेंट को, तो जब ये ग्रुप 1 के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी अल्कली मेटल्स के साथ अटैच हो जाते हैं या अल्कलाइन मेटल्स के साथ, तो उसके नतीजे में साल्ट बनता है। इसीलिए इनको हैलोजेंस यानी साल्ट फार्मर कहा जाता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर आप इनको ऑब्जर्व करें तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया और I2 हो गया। यानी दे विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। जिसमें से ये बात ध्यान रखिएगा कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, ये दो मेंबर जो हैं, दीज आर एक्चुअली गैसेस। और ब्रोमीन के बारे में कहा जाता है कि दिस वन इज द लिक्विड एंड आयोडीन के बारे में कहा जाता है दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। तो इसका मतलब ये है कि इस मेंबर्स में आपको गैसेस भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे, सॉलिड भी मिलेंगे। और जहाँ तक एस्टेटिन का ताल्लुक है तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दिस इज वन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ज़्यादातर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करते। चलिए जी, सबसे पहले इनकी शुरुआत डिस्कस करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करूं तो स्टूडेंट सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं वो है इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये 7 ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो इनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आपने 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि NH2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो तकरीबन 5 रहते हैं 7 बराबर करने के लिए, तो NP5 हो जाएगा। दिस इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी NH2 और NP5। दिस इज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, दैट वन इज द एटॉमिक साइज। तो आप सारों को पता है कि टॉप टू बॉटम आने में जो साइज है वो एक्चुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 4 तक, ग्रुप 5, ग्रुप 7 तक हम यही बातें करेंगे कि टॉप टू बॉटम आने में साइज हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर मैं तीसरी बात इसको डिस्कस करूं, एंड द थर्ड वन इज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो शायद मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप टू बॉटम आने में साइज इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरअसल क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसमें एक मेंबर ऐसा है जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तमाम एलिमेंट में से। तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है तो वो है that one is actually fluorine. That one is the most electronegative element students. Right students? इसके बाद अगर हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज को देखें तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है।
तो अगर आप चेक करें कि इनमें कौन सी फोर्सेस मौजूद है, तो आपको पता है कि हेलोजेंस हैं और दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जितना साइज बड़ा होगा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस उतनी ही क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो फैसला करें कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, यानी आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके नतीजे में अगर आप कह सकते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी टॉप टू बॉटम आने में क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज as we move from top to bottom because the size actually increases. Size increase होगा तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा इसमें पांचवी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अजान से स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी अगर आप गौर से देखें तो मैंने कहा कि दे विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। फ्लोरीन, फ्लोरीन के दरमियान में क्लोरीन, क्लोरीन के दरमियान में ब्रोमीन, ब्रोमीन के दरमियान में और आयोडीन, आयोडीन के दरमियान में बॉन्ड है और ये कोवलेंट बॉन्ड है। और आपने पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे नाम दिया जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। आपने शायद पढ़ा है कि द बॉन्ड एनर्जी, अगर आप फर्स्ट ईयर में जाए तो आपको याद होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। जिसका एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी और जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में पता है। अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो सबसे स्मॉलर साइज है वो दरअसल किसका है, फ्लोरीन का। तो अब आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में से इन सब में से किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए? विच वन हैज शुड हैव द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? तो यकीनन आपकी तरफ से जवाब आएगा कि सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए वो फ्लोरीन की, और फिर क्लोरीन की, और फिर ब्रोमीन की, और फिर
आयोडीन की। इस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए साइज के लिहाज से। लेकिन स्टूडेंट जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है, बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड ऐसा नहीं है। यानी अगर आप देखें जिसे आप फर्स्ट समझ रहे थे तो वो फर्स्ट नहीं आता, वो फर्स्ट की बजाय एक्चुअली कहाँ पे चला जाता है, थर्ड पे चला जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो फ्लोरीन की बजाय क्लोरीन की होती है, और फिर ब्रोमीन की होती है, और फिर जाके फ्लोरीन की होती है, और फिर जाके बारी किसकी आती है, आयोडीन की। तो पॉइंट टू बी नोटेड, तो सबसे ज़्यादा हेलोजन में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर फ्लोरीन की है, और फिर आयोडीन की है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग देयर बॉन्ड एनर्जी, दैट इज देयर सीक्वेंस। अब आप मुझसे रीज़न पूछ सकते हैं, सर व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट, यानी आपके ख्याल में किसको सबसे फर्स्ट होना चाहिए था, फ्लोरीन को। तो स्टूडेंट अगर आप इसकी रीज़न देखें तो इसकी रीज़न में दो जुमले काफ़ी हैं, दो सेंटेंस काफ़ी आप कह दें। बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल small size and because of the high electronic repulsion. Point to be noted. Because of abnormal small size and high electronic repulsion. देखिए बात ऐसी होती है कि जब फ्लोरीन एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इनका साइज दरअसल बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऑलरेडी बहुत करीब आ चुके होते हैं। और शायद आपको पता है कि हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब मुझे बताएं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इन पे नेगेटिव चार्ज है। जब आप इनको हद से ज़्यादा करीब लाओगे तो डेफिनेटली इनके दरमियान में रिपल्जन होगी, और इस रिपल्जन की वजह से इनकी जो बॉन्ड एनर्जी जो ज़्यादा होनी चाहिए वो कम हो जाती है, और इसे जो फर्स्ट आना चाहिए तो वो फर्स्ट की बजाय कहाँ पे चला जाता है, थर्ड पे चला जाता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में एक्सेप्शन फ्लोरीन ने शो किया, और वो फर्स्ट की बजाय कहाँ पे चला गया, थर्ड पे चला गया। यानी अब आपको याद होना चाहिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, और फिर आयोडीन की। स्टूडेंट्स अभी वन क्लियर, नेक्स्ट क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। इफ आई मूव ऑनवर्ड टुवर्ड्स द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एंड दैट वन इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? स्टूडेंट आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक पढ़ा हुआ है। अगर आप तो जल्दी एक काम करें, मेरे सामने बोले व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए 1 मोल ऑफ एटम से, उसे आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसका उल्टा बोलें, अच्छा उल्टा जब बोलेंगे तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं आएगी, तो आप कहोगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड in the outermost shell of gaseous atoms, and they should be also 1 mole. जब आप किसी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं 1 मोल ऑफ एटम में, तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को दरअसल क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एटम है ए, आपने उसे गैसियस फॉर्म में लिया, और अब आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो स्टूडेंट इससे एनर्जी रिलीज होगी। सपोज माइनस एनर्जी ले लेता हूँ, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस एनर्जी इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी आपने ध्यान में रखना है, नाम से शायद कुछ और जाहिर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक डायरेक्ट मतलब एनर्जी ही है, लेकिन ये रिलीज होने वाली एनर्जी है जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट जो एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उससे एनर्जी जो रिलीज होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। याद रखो, जितना इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आए, उतनी जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज होती है। ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, तो एक बात सिंपल सी मुझे बताओ,
तुम्हारे ख्याल में साइज के लिहाज से बताएं, जिसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा या जिसका साइज बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा? तो मेरे ख्याल से बाशऊर इंसान अभी तक जवाब दे रहे होंगे कि जिनका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करेगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है तो उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज भी होगी। तो बताएं इसका साइज के साथ क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज यूज्ड। एवरीवन क्लियर? अच्छा, अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? तो पहला आपने ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दरअसल में एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट क्या होगा? ये एक एमसीक्यू आता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि एनर्जी है तो इसका यूनिट डेफिनेटली फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? किलो जूल पर मोल। तीसरा, इससे एनर्जी रिलीज होती है, यानी ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो मैंने कहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, तो याद रखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आपने क्या कंसिडर करना है? एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक और सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। अगर कोई आपसे पूछे कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या मुराद है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद याद रखें कि वैल्यू जितनी नेगेटिव हो एंड लार्ज हो। नेगेटिव का मतलब है कि रिलीज हो रही है और लार्ज हो तो ज्यादा रिलीज हो रही है, तो आप कहेंगे दे विल हैव द हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आपके ख्याल में से इनमें से सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? ऑप्शन ए प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज ए नेगेटिव एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू -50 किलो जूल पर मोल। बी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, बी नेगेटिव, डेल्टा एच इज इक्वल टू +50 किलो जूल पर मोल। एंड सी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सी नेगेटिव, डेल्टा एच इज इक्वल टू -100 किलो जूल पर मोल। और डी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड डी नेगेटिव एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू 5000 किलो जूल पर मोल। आप मुझे बताएं इनमें सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सी होगी? तो याद रखें मैंने कहा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपने सपोज करना है जितनी वैल्यू नेगेटिव हो और लार्ज हो। तो नेगेटिव में ये दो हैं और -50 और -100 में से लार्ज -100 है, तो C will have the highest electron affinity students. Okay. क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास एंडोथर्मिक हो सकती है? Yes. जो मेटल्स हैं, मेटल्स they have electron affinity positive. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज़्यादा होगी या कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि they will have the small electron affinity students. ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, आप फैसला करें कि आपके पास फ्लोरीन है, हाँ, क्लोरीन है और ब्रोमीन है और आयोडीन है। आपको साइज के बारे में पता है। साइज के बारे में अगर आपको पता है तो ये मुझे देखकर बताएं कि आपके ख्याल में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए। तो अभी मैंने साइज के बारे में कहा कि साइज के साथ क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो आप मुझे बताएं आपके ख्याल में से इनमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? तो आप मुझे डेफिनेटली कहोगे सर जी फ्लोरीन की होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की होनी चाहिए, फिर ब्रोमीन की होनी चाहिए और फिर आयोडीन की होनी चाहिए। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। हम जिसे फर्स्ट समझ रहे थे, हम समझ रहे थे जो टॉप करेगा तो वो टॉप नहीं करता। तो बेसिकली वो फर्स्ट की बजाय, आप फैसला करो कहाँ पे चला जाएगा, फर्स्ट की बजाय थर्ड पे चला जाता है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर जाके फ्लोरीन की और फिर जाके आयोडीन की। और आप लोग मुझे इसका रीज़न बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ एब्नॉर्मल स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। इसका साइज इतना ऑलरेडी छोटा है, जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उनमें बेसिकली रिपल्जन ज़्यादा हो जाती है। तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने की बजाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखना कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की और फिर जाके फ्लोरीन की और फिर जाके आयोडीन की। राइट, अब स्टूडेंट ज़रा इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस,
अगर आप हैलोजेंस को रिएक्ट करें तो कैसे रिएक्ट करेगा? चलो हाइड्रोजन के साथ करते हैं। तो स्टूडेंट जब आप इसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे फ्लोरीन को तो HF बनेगा, और अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे तो HCl बनेगा, और अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करोगे तो HBr बनेगा, और अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। लेकिन वाजिब है ये प्रोसेस एक्चुअली आपके पास क्या है? रिवर्सिबल है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि among the halogen which one is the most reactive one, तो मेरी बात हमेशा याद रखना, सबसे most reactive halogens, keep in your mind units, that one is actually fluorine, and then second number पे chlorine, और फिर bromine, और फिर iodine. This is the order of reactivity. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसे आप डिस्कस करेंगे या डिस्कस किया होगा। तो हमेशा ये यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन है कि जब कभी भी कोई आपसे पूछे कि हैलोजन में से सबसे मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है, तो आपने जवाब देना है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। स्टूडेंट्स, एवरीवन क्लियर? ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी मूव ऑनवर्ड टुवर्ड्स द हैलोजन एसिड्स। आपकी बुक में डिस्कस किया गया है हैलोजन एसिड्स, हैलोजेंस के एसिड्स। अगर आप हैलोजेंस के एसिड देखें तो देयर आर HX, दे आर हैलोजन एसिड्स। X अमूमन हम हैलोजेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें अगर आप देखें तो कौन कौन से हैलोजन एसिड है? HF, HCl, HBr और HI। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप सबसे पहले इसके बारे में जो सवाल आते हैं उनमें सबसे पहला सवाल कि आप मुझे बताएं कि इनमें सबसे मोस्ट एसिडिक हैलोजन एसिड कौन सा होगा? विच वन विल बी द मोस्ट एसिडिक और विच वन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? आप मुझे बताएं इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? अगर आप लोगों ने मेरा एसिड बेस का लेक्चर देखा हो तो उसमें आपको यकीनन पता होगा कि HI इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड देन HBr, एंड देन HCl, एंड देन HF. So this point to be noted. This is their order of acidity. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अगर आप देखें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो कौन सा एसिड होगा? HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF. दूसरा पॉइंट हैलोजन एसिड्स की, अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन सा हैलोजन एसिड इनमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा? डेफिनेटली यार जो सबसे मोस्ट एसिडिक होगा वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव भी होगा। तो बताइए सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? तो आप जवाब देंगे दैट इज HI, और फिर HBr, फिर HCl, और फिर आपके पास क्या है? HF। यानी जो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। इसके अलावा हैलोजेंस एसिड्स, हैलोजेंस एसिड्स क्या है? एसिड के अलावा क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? तो कान खोल के सुनो, ये प्रोटॉन देते हैं या हाइड्रोजन देते हैं? तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन वाज़ेह है बात किसकी कर रहा हूँ? हैलोजन एसिड्स की बात कर रहा हूँ। दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई आपसे पूछे कि बताएं इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपके ख्याल में कौन सा होगा? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप देखें तो HI है, और फिर HBr है, फिर HCl है, और फिर HF। यानी तीन चीजें देखो, एक एसिडिटी, दूसरा रिएक्टिविटी, और तीसरा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। वो सारों का ट्रेंड एक ही तरह है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास कौन सा है? HI। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर आप इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो एक बात मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि HCl है, HBr है और HI है। इनमें अगर आप देखें तो HCl इज द मोस्ट पोलर वन, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन अगर आप साइज देखें तो आयोडीन हैज लार्ज साइज। तो मैंने आपसे कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में पोलैरिटी और साइज आ जाए
हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा पोलैरिटी और क्या आ जाए, साइज। तो हमेशा कौन सी चीज़ जीतती है, साइज जीतता है। तो अगर मैं आप इन तीनों से पूछूं कि आपके ख्याल में इन सब में से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, तो आप जवाब देंगे HI का, और फिर HBr का, और फिर HCl का। फैसला करो लास्ट में किसको आना चाहिए, HF को। तो HF को लास्ट में आना चाहिए, लेकिन HF लास्ट की बजाय एक्चुअली कहाँ पे आ जाता है, फर्स्ट पे। और उसकी रीज़न ये है कि HF में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सोडेस। तो याद रखें हाइड्रोजन एसिड में से अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सबसे ज़्यादा HF का है, फिर HI का है, फिर HBr और फिर HCl का स्टूडेंट। HF को लास्ट होना चाहिए, फर्स्ट आ जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, द रीज़न बिहाइंड दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सोडेस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक सवाल मुझे बताना, अब दोबारा मैं हैलोजेंस की कैटेगरी में आता हूँ। तो मैं अगर कोई बताए या तुमसे पूछे हैलोजेंस H2 यानी F2 Cl2 Br2 I2, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अगर तुमने फैसला करना हो तो मैं तुम्हें इसके एक आसान तरीके बताता हूँ। पहले तुम्हें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कीप इन योर माइंड। और ये बात याद रखना कि जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बात तुम्हारे जहन में है? ओके, दोबारा बताओ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस चीज में ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिस चीज में रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, फैसला करके बताओ, हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं? फैसला करो। तो आपको पता है कि हैलोजेंस एक्चुअली गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन करने को हम कहते हैं कि इनमें फिर कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन होगा। तो अगर इनमें रिडक्शन होगा तो फैसला करो कि ये कौन सा एजेंट होगा। तो आप उस बुनियाद पर कह सकते हो कि ये दरअसल कौन सा एजेंट होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो कीप इन योर माइंड, हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हैलोजेंस दरअसल कौन से एजेंट हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करो तो तुम्हें पता है कि सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्लोरीन पे 0 है। यहाँ पे +1 और क्लोरीन पे -1। बताओ सोडियम 0 से +1 में गया तो कैसे गया है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो आप मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। और इसने क्या किया है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन। और जिसमें रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास आ गया कि अल्कली मेटल्स, कौन से मेटल्स? अल्कली मेटल्स कौन से एजेंट होंगे? तो अल्कली मेटल्स जो हैं दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड हैलोजेंस के बारे में याद रखना, दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले तो अपना ईमान पुख्ता कर दो कि हैलोजन दरअसल कौन से एजेंट हैं? हैलोजेंस आर एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है जो क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ फैसला, और ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कौन सा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत के साथ अट्रैक्ट कर सकता है? सोचो, विच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन? किसका साइज छोटा होगा? तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, दे हैव स्मॉल साइज, सो दैट इज व्हाई दे हैव हाई एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मुझे बताओ कि इनमें सबसे मोस्ट पावरफुल यानी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? तो आप जवाब दोगे कि इन सब में
स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो फ्लोरीन है, और फिर क्लोरीन है, और फिर ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन है। पॉइंट टू बी हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिमाग में डाल दो, मेरे साथ बोलो, हैलोजेंस कौन से एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हैलोजन कौन से एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रहेगा। अगर भूल भी जाए तो सोचो हैलोजेंस क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन कहते हैं, और जिस चीज में रिडक्शन हो वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? दैट वन विल बी द फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे मोस्ट पावरफुल कौन सा है? मोस्ट पावरफुल, तो मोस्ट पावरफुल फ्लोरीन है। तो याद रखो, फ्लोरीन कैन रिप्लेस, ये जुमला सुनो, फ्लोरीन कैन रिप्लेस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन हटा सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी तरीके से क्लोरीन कैन रिप्लेस द ब्रोमीन एंड आयोडीन, एंड ब्रोमीन कैन रिप्लेस द आयोडीन। इसका मतलब समझाता हूं। रिप्लेसमेंट एक चीज से हटाना, अलग का पास हटो यहां से। तो अब मुझे बताओ, तुम देख कर बताओ कि क्लोरीन को पोटेशियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करो, पोटेशियम क्लोराइड और फ्लोरीन बनेगा, और फ्लोरीन को पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करो तो पोटेशियम फ्लोराइड और प्लस फ्लोरीन बनेगा। तुम्हारे सामने दो पॉइंट रखते हैं, मुझे बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर गौर से देखो, क्लोरीन आ रहा है, फ्लोरीन को हटा रहा है इस रिएक्शन में, और खुद ही लग रहा है यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है, और किसको हटा रहा है? क्लोरीन को। ऊपर मैंने कहा कि फ्लोरीन किसको हटा सकता है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हटा सकता है। तो याद रखो, ये होगा और ये नहीं होगा। तो इससे आने वाले एमसीक्यू सुनो कि इफ क्लोरीन इज एडेड इन द पोटेशियम फ्लोराइड सॉल्यूशन, ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, बी fluorine gas will be obtained, C chlorine will be dissolved, D all of them, and E none of them। तो जवाब आएगा none of them, because क्लोरीन तो इसमें डिजॉल्व भी नहीं हो सकता, वो इसको नहीं रिप्लेस कर सकता। लेकिन फिर एमसीक्यू इस पर भी आ चुका है कि if fluorine is added in the potassium chloride solution, fluorine is added in the potassium chloride solution, तो बताओ क्या होगा? तो पहली बात है तो fluorine will dissolve, potassium fluoride will be obtained, chlorine will be obtained, and all of this, and you have to select the all of these to choose। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे ख्याल में ये प्रोसेस हो सकता है क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड प्लस आयोडीन? देख कर बताओ, हो सकता है? कौन किसको रिप्लेस कर रहा है? क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है, तो क्लोरीन नीचे वालों को रिप्लेस कर सकता है ना, तो ब्रोमीन और आयोडीन यस हो सकता है। और याद रखो यहाँ पे आयोडीन बनेगा, और इस आयोडीन बनने से जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का जो कलर है वो तकरीबन रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो एमसीक्यू कुछ ऐसा आ चुका है कि इफ क्लोरीन इज डिसॉल्व्ड इन द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, द रेडिश ब्राउन कलर इज ऑब्टेन्ड, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। द रेडिश ब्राउन कलर इज बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ द आयोडीन ट्यूब्स। एवरीवन क्लियर? राइट। हैलोजेंस कौन से एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे बताओ, अब लेते हैं हेलाइड आयंस, एक्स-, हेलाइड आयन। अब मुझे बताओ हेलाइड आयन से मुराद है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? ले चुके हैं। तो अब बताओ क्या ये और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या ये लॉस करेंगे? तो मेरे ख्याल से सारों को पता है, दे विल लॉस द इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बताओ उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो जिस इसमें ऑक्सीडेशन हो तो वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो याद रखो, हेलाइड आयंस आर रिड्यूसिंग एजेंट, हेलाइड आयंस आर रिड्यूसिंग एजेंट। राइट स्टूडेंट? रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा, which one is the strongest reducing agent? अच्छा, इसका मतलब क्या? Which can loss electron easily? Yes, fluoride, chloride, bromide और iodide। जल्दी मैंने तुम्हें हिंट दे दिया साइज के मुकाबले में। तो स्टूडेंट, you will definitely say
कि जिसका साइज लार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर सकेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारे पास कौन सा होगा? आयोडाइड होगा स्टूडेंट्स। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा होगा? ब्रोमाइड होगा, फिर क्लोराइड होगा और फिर क्या होगा? फ्लोराइड होगा स्टूडेंट्स। पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब यह है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज द आयोडाइड आयन, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करो हैलोजेंस में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा मैं यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ आयोडाइड, मैं लफ्ज आयोडीन नहीं इस्तेमाल कर रहा है, पढ़ रहा हूँ आयोडाइड। तो आयोडाइड आयन जो होते हैं, आयोडाइड आयन यानी हेलाइड आयन जो है, सॉरी आयोडाइड की बात करो, हेलाइड आयन, तो याद रखो हेलाइड्स आयन्स आर द रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, प्रूफ दे सकता हूँ। लेट मी गिव यू प्रूफ। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमाइड आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, इससे हमारे पास Br2 प्लस SO2 और प्लस वाटर बनेगा। H2SO4 आयोडाइड आयन, हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी में आयोडीन प्लस H2S and प्लस H2 बनेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके, क्या चीज है सल्फ्यूरिक एसिड? क्या चीज है सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6, सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6। क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हो? ब्रोमाइड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 है, चेक करो। इसका मतलब है कि जब ब्रोमाइड से रिडक्शन करोगे सल्फ्यूरिक एसिड की तो सल्फ्यूरिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन अगर यही तुम आयोडाइड इस्तेमाल कर रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड, इससे तुम्हारे पास क्या बन रहा है? H2S बन रहा है और सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ब्रोमाइड से सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर की ऑक्सीडेशन +4 है। देखो सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6, +4 एंड -2। तो when you are using the bromide, तो bromide is converting +6 into +4. But when you are using the iodide, so iodide is converting +6 into -2. बताओ which one is converting more? So you can say that iodide is converting more. So it proves that iodide is the strongest reducing agent because of the large size. Because of the large size. And student यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो एक्चुअली क्या होता है? एंड होता है स्टूडेंट्स। So this is what we have discussed regarding the halogen students. तो इस चैप्टर में हमने थर्ड पीरियड को डिस्कस किया, फिर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4 और फिर ग्रुप 4 के बाद ग्रुप 7 को डिस्कस किया और इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की स्टूडेंट्स। एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।